अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके साथ हम बात करेंगे टॉक्सिक रिलेशनशिप में से हमने कैसे हील करना है, कैसे हमने इन चीज़ों में से गो थ्रू होना है। आप सब अपना मुझे इंट्रोडक्शन करा दीजिए कि कौन है हमारे साथ और कहाँ से हैं, और आज के वर्कशॉप से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये थोड़ा सा मुझे बता दें। चाहे चैट बॉक्स में लिख दें, चाहे माइक ओपन करके बताना चाहें तो ज़रूर बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आमना हूँ सियालकोट से और आपकी वर्कशॉप जो है आपने पूछा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं। हम्म। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं बहुत क्लोज। एक तो हमारे बहन भाई हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, या इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो आजकल चल रहा है काफ़ी, पार्टनर भी आपका ऐसा हो सकता है कि आप बच्चों की वजह से रिलेशनशिप से दूर तो नहीं जा सकते, छोड़ नहीं सकते, लेकिन आप अपने जो है ना वो इस्लाह कर सकते हैं। आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं कि आपको वो उस तरह से इफेक्ट ना कर सकें कि आपकी मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए, जिसका असर आपके बच्चों पर पड़े। हम्म। एटलीस्ट मेरा ये पर्पज आपकी मीटिंग ज्वाइन करने के लिए। हम्म। और बिल्कुल। दूसरा टॉक्सिक आप पूछ रहे हैं, टॉक्सिक रिलेशन या फिर टॉक्सिक लोग जो होते हैं, देखिए वो ये ऐसे लोग होते हैं जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी पे अपनी नेगेटिविटी जो है ना उनकी डोमिनेट कर जाती है, यानी कि वो हमें हम्म। ड्रेन कर लेते हैं। थोड़ा सा भी उनके साथ वक्त हम स्पेंड करते हैं तो हम बिल्कुल लो फील करना शुरू कर देते हैं, या हम लोग अपने आप को पहचान नहीं पाते। मैं अगर अपने आप को देखूं तो आज से जो 5-6 साल पहले जो मैं थी वो मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी। हम्म। इवन कि माय सिबलिंग्स और मेरे फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि तुम्हारी बातों में इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है ना वो एक डिप्रेस या फिर कह लें कि अपनी वर्थ को डाउट करना शुरू हो गई हूँ, नेगेटिव हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। मतलब मेरी बातों में कहीं ना कहीं वो साइकिल, जब मुझे अपने बहुत क्लोज ऐसे लोग मिलते हैं जिनके सामने बैठने का टाइम मिले कॉल पे, तो मेरी हम्म। बातें ऑटोमेटिकली है वो नेगेटिविटी की तरफ, जो वेंट आउट मैं कर रही होती हूँ तो वो नेगेटिविटी की तरफ चली जाती है। ये चीज़ मैं खुद फील कर रही हूँ, और मुझे मेरे बहुत क्लोज लोगों ने मुझे पॉइंट आउट किया है कि ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ। हम्म। सही हो गया। बिल्कुल इसी तरह से होता है जब हम अपनी जिंदगी में जा रहे होते हैं। तो जब जिंदगी का आगाज होता है तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हम बर्दाश्त कर रहे होते हैं। इतने सारी चीजों में से हम गो थ्रू होते हैं कि एट द एंड हमारा जो वर्जन दूसरों के सामने आता है उसमें बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं। बिल्कुल इसी तरह से है। अच्छा, टॉक्सिक रिलेशनशिप जो है वो हर पर्सन के लिए डिफरेंट होता है। हर पर्सन इसको एक अलग नज़र से देखता है। किसी के लिए कोई चीज़ टॉक्सिक है और किसी के लिए वो टॉक्सिक नहीं है। टॉक्सिक क्यों नहीं है? क्योंकि उसको अवेयरनेस नहीं है। उसने भी चीज़ों को जो है वो उस पर्सपेक्टिव से देखा नहीं है कि क्या ये रिलेशनशिप वाकई मुझे डैमेज कर रहा है या नहीं डैमेज कर रहा है। हम इतने ज़्यादा अनअवेयर होते हैं कि हमें ये रियलाइज ही नहीं होता है कि अच्छा खराबी कहाँ पे है, कैसे है। उन चीज़ों को समझने में हमारा बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है, या हमारा ध्यान उस साइड पे जाते जाते इतनी सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं कि हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते कि हमने अपना कितना नुकसान कर दिया है। आज का टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा डिस्टर्बिंग भी हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसी साइड को टच ना करें जो आप लोगों के लिए डिस्टर्बिंग रहे या परेशानी का सबब बने, या आपको एक नया ट्रॉमा दे सके। हम इसको जो है वो बहुत टू द पॉइंट रखेंगे ताकि हम इसमें ज़्यादा ऐसे हिस्सों को देख सकें कि हमने इस प्रॉब्लम के साथ डील कैसे करना है। अच्छा, अगर हम टॉक्सिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन की तरफ जाएं, या हम डिफाइन करें कि टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या है। जहाँ हम इमोशनली सेफ फील नहीं करते, जहाँ पे हमें अपनी कोई भी बात कहते हुए डर महसूस हो रहा है, हम खौफ महसूस कर रहे हैं कि हमें जज किया जाएगा, हम हमारी बात को सीरियस नहीं लिया जाएगा, हमारी बात की वैल्यू नहीं ऐड की जाएगी, हमारी बात को वैल्यूएबल साबित करने के लिए हमें मज़ीद वजाहतें देनी पड़ेंगी, या हम इस तरह से फील करें कि यार मैं तो कुछ हूं ही नहीं, बेहतर है कि मैं चुप ही रहूं क्योंकि मेरी बात तो सुनी नहीं जाएगी या मेरी बात की वैल्यू नहीं कोई भी होगी। तो ये सारी जगह जो हैं वो जो हमें अनकंफर्टेबल फील कराती हैं, हमें लो फील कराती हैं, हमें वर्थलेस फील कराती हैं, उन सारी सिचुएशंस में हमारे सामने खड़ा हुआ शख्स जो है वो ऐसा फर्द है जिसके साथ हम एक ऐसे रिश्ते में हैं जो अनकंफर्टेबल है।
क्योंकि यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करती जाऊं कि अगर किसी शख्स के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को हम टॉक्सिसिटी नहीं कहेंगे। क्योंकि इख्तलाफ राय जो है ना, ये जिंदगी की अलामत है। किसी शख्स के साथ हमारी ओपिनियन का डिफर करना, हमारी ओपिनियन का सामने वाले की ओपिनियन से डिफरेंट होना, या सामने वाले की ओपिनियन का हमारी ओपिनियन से हट के होना, ये एक हेल्थी रिलेशनशिप है। लेकिन अगर हम फिर अपनी ओपिनियन को सच साबित करने के लिए गैस लाइटिंग शुरू कर देते हैं, तो वहां से टॉक्सिसिटी जो है वो स्टार्ट होती है। हर डिसएग्रीमेंट जो है वो अनहेल्दी नहीं होता है। लेकिन अगर वही पैटर्न जो है वो रिपीटेड वे में हमारे सामने आना शुरू हो जाता है, हमारी इज्जत नफ्स को बार बार मजरूह किया जाता है। अक्सर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हम बीइंग अ पेरेंट क्या कर रहे होते हैं। हमारा बच्चा जब कोई बात करने की कोशिश कर रहा होता है तो हम कहते हैं, चुप करो, तुम्हें क्या पता, तुम अभी छोटे हो। तो हम ये जो छोटी छोटी सी स्टेटमेंट्स अपने बच्चों के साथ बोल रहे होते हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स हमें भी अपने इर्द गिर्द सुनने को बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो ये क्या है? हम किसी दूसरे शख्स की सेल्फ रिस्पेक्ट को मजरूह कर रहे हैं। हम उसको बात करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। हम उसको ये फील करा रहे हैं कि भाई आपकी बात की कोई वर्थ नहीं है, आपकी बात को रिस्पेक्ट नहीं किया जाएगा, आपका बोलना मायने नहीं रखता। तो ये सारी क्या है, हम टॉक्सिक हैं टुवर्ड्स दैट किड। और इसी तरह जब हमारे साथ कोई शख्स ये सारी हरकतें रिपीटेडली कर रहा होता है, तो फिर हम उस शख्स के साथ जो है वो एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे हम सफर कर रहे हैं। अगर इसमें हम कुछ रियलिटी बेस्ड सिनेरियोज को देख लेते हैं। अभी कल परसों एक क्लाइंट के साथ मैं बात कर रही थी। शी सेड कि मेरा पार्टनर बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मतलब वो उसको इतनी ज्यादा केयर करता है, इतना उसकी चीजों का ख्याल रखता है कि वो उसको एक होलसम रिलेशनशिप फील होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब उसका मूड नहीं होता, सडनली किसी वक्त में जब वो घर आता है तो क्या करता है, बात करना पसंद नहीं करता। आप सामने बैठे बात कर रहे होते हैं तो वो आपकी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखता है। अगर बात करेगा तो कहेगा कि भाई चुप कर जाओ, क्या मुसीबत है, हर वक्त ब्ला ब्ला बोलते रहते हो। और ये मेल फीमेल दोनों की तरफ से होता है कि मतलब मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है ना, दोनों में से कोई भी एक पर्सन इस तरह से हो सकता है। तो हमें क्या लगता है कि शायद सामने वाला बहुत ज्यादा थका हुआ है, उसके सर में दर्द ना हो, उसको काम में किसी तरह का कोई मसला ना हो गया हो, शायद मैंने ये बात जो है वो गलत मौके पे की। तो हमने क्या करना शुरू कर दिया, हमने अपने आप को सेल्फ डाउट में डाल दिया। तो ये जो सेल्फ डाउट है ना, ये क्या है, ये शो कर रहा है कि हम एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां पे हमारी वर्थ को चैलेंज किया जा रहा है। हम वर्दी फील नहीं कर रहे हैं। उसने क्या किया है, हमें कंफ्यूज कर दिया है। किसी वक्त में तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, किसी वक्त में बहुत केयरिंग है, बहुत अच्छा लिसनिंग ईयर दे रहा है, किसी वक्त में जो है वो बहुत बुरा रवैया हमारे साथ रख रहा है कि हम खुद ही कंफ्यूज हो गए हैं और हमें लगना शुरू हो गया है कि यार ये बात मुझे ही सही वक्त पे नहीं करनी आई, मुझे ये तरीका नहीं आया है कि मैंने किस वक्त में कौन सी बात करनी है। तो ये दोनों चीजें क्या फील करा रही हैं? आपके ख्याल में ये सिचुएशन कैसी है? इमोशनल कंफ्यूजन है यहाँ पे, कि आपके अपने इमोशंस जो हैं वो सही हैं या गलत हैं, आप यही सोचने पे मजबूर हो गए हैं। आप ये नहीं सोचते कि सामने वाला शख्स अच्छा है या बुरा है, आप उस वक्त में ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि मुझे सही वक्त पे सही बात करनी नहीं आई। ठीक है। तो सामने वाले की इमोशनल अनस्टेबिलिटी हमारी कंफ्यूजन की वजह बनना शुरू हो जाती है, और फिर हम नेक्स्ट टाइम उसी शख्स के साथ सेम बात करते हुए 10 दफा सोच रहे होते हैं। इसी तरह बाजुकात जो है वो कुछ लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, जब हम उनसे कंप्लेन करते हैं कि भाई फलां वक्त में आपने मेरी बात को सही से नहीं सुना, आपने मेरी बात पे तवज्जो नहीं दी, कोई जवाब नहीं दिया, कोई आंसर नहीं दिया। तो वो क्या कर देते हैं, एक बहुत कॉमन जुमला जो मैं अपने क्लाइंट्स के मुंह से सुनती हूँ, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो या तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तुम ज्यादा सेंसिटिव मत हुआ करो।
तुम हर बात को इतना ज्यादा फील कर लेती हो। ये वो दो तीन जुमले जो हैं, ये बहुत कॉमन है जो हम अपने इर्द गिर्द के लोगों से सुनते हैं। आपको भी ये जुमले सुनने पड़ते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों से? जरूरी नहीं है कि वो आपका स्पाउस हो, वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। क्योंकि ये कंप्लेन जो है वो सिर्फ हमें अपने स्पाउस से नहीं मिलता। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप जो है वो सिर्फ हमारा और हमारे स्पाउस का नहीं होता। बाज़ औक़ात ये रिलेशनशिप जो है वो पेरेंट्स और बच्चों का भी होता है। बाज़ औक़ात ये सिबलिंग्स में भी होता है, बाज़ औक़ात ये फ्रेंड्स में भी होता है, वर्क प्लेस पे भी होता है। तो बहुत सारी जगहों पे होता है। तो हम इसको जो है वो किसी एक रिलेशनशिप में जो है वो कैद करके छोटा सा नहीं बनाएंगे। तो हम अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए बार बार अपनी बात को रिपीट करते हैं, और सामने वाला जो है वो अपनी बात को निगेट करता रहता है। वो हमारी वर्थ को जो है वो चैलेंज करता रहता है कि नहीं, मेरा तो ये मतलब नहीं था, मैंने तो तुम्हें इस तरह से कुछ नहीं कहा, मैंने तो तुम्हें बुरा फील कराने की कोशिश ही नहीं की। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि वो अपनी बात को सच्चा साबित करने के लिए अपने साथ किसी तीसरे शख्स को भी मिला लेते हैं। मतलब कोई भी थर्ड पर्सन जो उस वक्त मौजूद होता है, जिनकी आपस में दोस्ती होती है, वे कहते हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल जहरा और मरियम और मुनज़्ज़ा, तीन लोग बैठे हुए हैं। अब मुनज़्ज़ा को जो है वो गैस लाइट किया जा रहा है जहरा की तरफ। तो जहरा कहती है कि मुनज़्ज़ा तुमने जो है वो इसको ज़्यादा फील किया, मेरा तो ये मकसद नहीं था। बताओ मरियम, मैं सही कह रही हूँ ना? तो मरियम भी जो है वो जहरा की हाँ में हाँ मिलाएगी, और दो लोगों का एक बात पे इकट्ठे हो जाने की वजह से मुनाजा जो है वो कंफ्यूजन का शिकार हो जाएगी। वो फिर क्या करेगी? वो अपनी ज़ात पे शक करना शुरू कर देगी, वो डाउट्स में आना शुरू कर देगी, उसको अपनी कॉम्पिटेंसी पे जो है वो शक होना शुरू हो जाएगा। या अक्सर जो है वो इस तरह से होता है कि आप जो है ना वो अपनी इमोशंस को नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। आप अपनी आपको जो है वो बर्डन देना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पे जो भी बात हुई थी आपकी तवज्जो नहीं थी, आपका ध्यान नहीं था, आप किसी दूसरी सोचों में गुम थे। क्योंकि आपकी तवज्जो नहीं थी इसलिए हो सकता है सामने वाले की बात सच हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हो सकती हैं, किसी एक पर्सन के साथ भी सेम हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट भी जो है वो हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? ये गैस लाइटिंग है, और अक्सर हमें अपने रिलेशनशिप्स में गैस लाइटिंग को अंडरस्टैंड करते हुए ये बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है कि क्या कोई मेरे साथ वाकई मोहब्बत में मुझे ये बात समझा रहा है या वो मुझे गैस लाइट कर रहा है। तो अगर कोई शख्स हमें वाकई मोहब्बत में वो बात समझा रहा है, तो याद रखें कि वो हमें दूसरों के सामने हिमिलेट नहीं करेगा, वो अकेले में हमारे साथ बात करेगा, वो अपनी बात पे इतना हमें कन्विंस करने की कोशिश नहीं करेगा कि हम कंफ्यूज हो जाएं। वो अपनी बात आपके सामने रखेगा, आपको गाइड करेगा, और उसके बाद खामोश हो जाएगा। और वो गाइड भी उस वक्त में आपको करेगा जब आप रिसेप्टिव मोड में होते हैं, आपके इज्जत नफ्स को जो है वो टारगेट नहीं किया जा रहा होता। लेकिन अगर कोई शख्स आपको गैस लाइट कर रहा है तो वो लोगों के सामने करेगा, मल्टीपल लोगों के सामने आपको जो है वो मजाक का निशाना बनाएगा। आप पे जो है वो कोई जुमला कसने के बाद कहेगा कि मैं तो मजाक कर रहा था, या मैं तो मजाक कर रही थी, तुमने इस बात को जो है वो ज्यादा दिल पे ले लिया है, तुम तो हो ही ऐसी, तुम्हारा तो काम ही है। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये गैस लाइटिंग है। रिलेशनशिप में, टॉक्सिक रिलेशनशिप में गैस लाइटिंग बहुत ज्यादा होती है। गैस लाइटिंग और मैनिपुलेशन जो है वो दोनों बहुत ज्यादा होती हैं। गैस लाइटिंग जो है ना वो बार बार एक चीज को जो है वो इतनी दफा रिपीट करता है, वो अपनी बात को इतनी ज्यादा दफा जो है वो प्रोजेक्ट करता है कि हम खुद उसकी बात को सच्चा मानने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई अगर सामने वाला कह रहा है और वो इतनी कॉन्फिडेंस से कह रहा है तो ये बात सही ही होगी। मैनिपुलेशन भी इसी रिलेशनशिप में, टॉक्सिक रिलेशनशिप का ही एक हिस्सा है। इसमें मैनिपुलेशन में ये होती है कि अगला बंदा अपना फायदा निकलवाने के लिए हमें इस्तेमाल कर रहा होता है। क्या आप भी मैनिपुलेट होते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों से? मैनिपुलेशन में ये होता है कि कोई भी शख्स अपनी बात, अपना काम निकलवाने के लिए आपका कंधा इस्तेमाल करता है। वो आपके कंधे पे रख के बंदूक चलाता है, और आप वो काम उसकी मोहब्बत में करने पे मजबूर हो जाते हैं। अ, अक्सर जॉइंट फैमिली सिस्टम में आने वाली क्लाइंट्स जो हैं वो ये कंप्लेन कर रही होती हैं कि हम देवरानियां जेठानियां एक ही घर में रहती हैं,
तो चूंकि मेरी जेठानी फलां वक्त में, या मेरी देवरानी जो है वो फलां वक्त में, मैंने और उसने ये काम मिल के करना था, तो उसने कहा अच्छा तुम ये करना शुरू करो, मैं आती हूँ। और वो फिर सीन से गायब हो जाती है और वो काम आपको अकेले में करना पड़ता है। और जब वो वापस आता है तो आप कहते हैं कि भाई आप तो गायब हो गई। अच्छा, मैं तो इतना सारा काम करवा के गई थी, तो मुझे लगा बाकी तुम कर लोगी, अगर तुम नहीं कर सकती थी तो मुझे बता देती, मुझे आवाज तो दे देती। मैंने कब मना किया कि मैं नहीं करवाऊंगी? अगर वो बच्चा ना रो रहा होता तो मैं कभी भी ना जाती। मुझे तो लगा तुम कर लोगी, तुमसे हो जाएगा, अगर तुमसे नहीं हो सकता था तो मुझे बताती। ये जुमले इतने कॉमन हैं, ये घर की जिंदगी से रिलेटेड जुमले मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हमें बात समझने में आसानी हो जाती है, क्योंकि हम इन चीज़ों के ऊपर बात करें या ना करें, हमारे इर्द गिर्द ये जुमले रोजाना की बुनियाद पे हमें सुनने को मिलते हैं। मैनिपुलेशन की आपके ख्याल में आप और किस तरह से मैनिपुलेट हो रहे होते हैं? वर्क मैनिपुलेशन में अगर कोई जॉब इन पर्सन मेल फीमेल है तो आप बताएं कि आप वर्क प्लेस पे किस तरह से मैनिपुलेट होते हैं? क्या कोई पर्सन ऐड करना चाहता है अपनी बात? कि तुम तो हुई झगड़ालू, तुम तो हर बात को बतंगड़ बना देती हो, झगड़ा क्रिएट कर देती हो। हम्म। और देखें ये कितने सारे लोग जो हैं वो इससे रिलेट कर सकेंगे। और ये इस तरह की बेशुमार छोटे छोटे जुमले जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा होते हैं। जी। हाँ जी, और कुछ लोग जो है वो रिलीजन को भी मिसयूज कर लेते हैं इसमें कि तुम तो नाशुक्री हो, सब कुछ होते सोते भी तुम नाशुक्री ही करना हमेशा। हम्म। यानी कि अगर हम एक हेल्दी रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, हम उन्हें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिस इज नॉट व्हाट वी आर हम्म। गिविंग यू, और इन हम्म। रिटर्न हमें भी वही चाहिए जो हम अपना हंड्रेड हम्म। परसेंट एफर्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप में। हम्म। वो कोई भी हो सकता है, पार्टनर के साथ भी वही, जैसे बहन भाइयों के साथ किसी के साथ, वो फिर बदले में ये कहेंगे हाँ तुम तो नाशुक्री हो, ओवर रिएक्टिव हो। और हम्म। बस वो फिर रिलीजन पे ला के और अल्लाह का डर डाल के तो हम्म। वो फिर हमें मैनिपुलेट कर लेते हैं कि हम फिर नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई करें ही ना, कंप्लेन, कि हम यही हम्म। समझ रहे हैं कि कहीं हम नाशुक्री की वजह से अल्लाह की पकड़ में ना आ जाएं। सबसे बड़ा ये उनका एक हम्म। वेपन होता है, या उनकी मैनिपुलेशन ट्रिक होता है। बिल्कुल। और मैनिपुलेशन वर्क पता क्यों करती है? क्योंकि हम जिस चीज़ से हमें मैनिपुलेट किया जा रहा होता है हम उसके साथ इमोशनली अटैच होते हैं। हमें डर होता है कि कहीं वो फर्द या वो स्पेसिफिक चीज़ जो है वो हमसे दूर ना हो जाए। हम जो है वो एम्पथेटिक होते हैं और हम अपनी बात एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो समझाना चाह रहे होते हैं, और सामने वाला जो है वो हमारी उस क्लैरिफिकेशन को जो है वो समझ रहा होता है कि शायद ये कमज़ोर है, ये हमारी बातों में फंस सकता है, इस वजह से वो बार बार वही चीज़ जो है वो रिपीट कर रहा होता है। तो यहाँ पे आप एक छोटी सी। अभी आपने जी जी। आपने वर्क प्लेस का पूछा, तो अभी करंट का तो नहीं, लेकिन बैक 8 years बैक व्हेन आई यूज्ड टू वर्क, तो इट वाज लाइक अ टीम वर्क ना। एक हमारा हम्म। प्रोजेक्ट है या हमारा एक एग्जाम है, वो हमने करना है। और कुछ ऐसे टीम मेंबर्स होते हैं जो अपना काम नहीं करते, और उन्हें वो हमारी इस मतलब साइकी से जो है ना अच्छी तरह वाकिफ होते हैं कि अब ये अपना प्रोजेक्ट 100% पे लेके आना चाहते हैं और ये अपना आउटपुट 100% देना चाहती है। तो अगर हम्म। हम इसमें काम ये नहीं भी करें तो हमें पता है ये कर लेगी, खुद कर लेगी हम्म। एज अ हम्म। लीडर या एज अ सीनियर। तो हम्म। उसमें भी वो मैनिपुलेशन जो है ना, ये इस तरह की भी होती थी कि वो बिल्कुल मतलब केयरलेस हो जाते थे, या अपना रोल भी सही तरह से नहीं कर पाते कि हमसे नहीं हो रहा, आप हेल्प कर दें, या बिल्कुल ही नहीं करना। कि हम्म। उन्हें पता है कि अब एक तो इमेज पूरी टीम का जा रहा है ना, अगर हम नहीं भी करेंगे तो कौन सा सिर्फ हमारा नाम आ रहा है, तो ये हम नहीं करे तो ये खुद ही कर लेगी हैंडल, उनको ये पता होता है। तो वो इस तरह भी मैनिपुलेट कर लेते हैं आपको। बिल्कुल इसी तरह से होता है कि अब हमने ये देखना है कि अच्छा वो लोग जो हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं, हमने किस तरह से अपने आप को ये दिखाना है कि यार मैं मैनिपुलेट हो रही हूँ या नहीं हो रही हूँ। ये जानना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। और हम बाज़ औक़ात इन चीज़ों को नहीं समझ रहे होते कि क्या मैं मैनिपुलेट हो रही हूँ या नहीं हो रही हूँ। अच्छा, अगर ये मीटिंग जो है वो 5 मिनट में आई गेस ख़त्म हो रही है, तो इसी सेम लिंक से आप लोग रीजॉइन कर सकते हैं। एक तो इसमें हमने। एक चीज ये ना कि हम दूसरे को एक्सपोज अगर कर दें हम्म। और उसको चीख चिल्ला के नहीं, मतलब कुछ इस ऐसे टैक्टिक्स से उसको एक्सपोज कर दें तो वो खुद ही चुप हो जाता है। हाँ, लेकिन उसके लिए आपके अंदर हिम्मत होना जरूरी है ना, उसके लिए आपका क्लियर होना नहीं, बात जरूरी सच है। में हिम्मत होता है, हिम्मत भी होती है, करेज होती है, और हमारे अंदर क्लियरिटी भी होती है, लेकिन हम उस रिश्ते के दबाव में होते हैं। मैं बहुत दफे ऐसा हुआ कि मैं मुझे पता था मैं क्लियर हूँ,
हम्म। मैं अंदर तक पापा ले लो एक मिनट। हम्म। पापा ले लो एकदम से वो क्लियर आया कि इस रिश्ते की अभी तो मैं कर दूंगी, बाद में जो मुझे फिर सहना पड़ेगा। ऐसा हम्म। बहुत दफा हो चुका है माजी में। हम्म। रिश्ते का दबाव आ जाता है, हम क्लियर होते हैं, हमारे अंदर करेज होता है, ये यहाँ से स्पून ले। एक बात होती है ना, अंदर से आता है, एक एक बंदा बोल देता है। हम्म। लेकिन रिश्ते का दबाव एकदम से आपको मतलब बस जो है ना, टिप पे हम्म। आते ही आपकी टाइम के आप चुप हो बाबू जाते को हो। बोल दे। बिल्कुल, ये बस रिश्ते ठीक का दबाव एक्चुअली है, होता किचन है इस बाकी वजह मत से। आएंगे किचन में। ये जिसका और माइक ऑन है प्लीज उसे बंद कर दीजिए। एक्चुअली हम किसी रिश्ते में मैनिपुलेशन को बर्दाश्त ही इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हम उस रिश्ते की रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, और रिस्पेक्ट इस हद तक कर रहे होते हैं कि हम उस रिश्ते को किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाह रहे होते हैं। और जब हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है ना कि मैंने इस रिश्ते को खोना नहीं है, मैं इसका खोना जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती या अफोर्ड नहीं कर सकती, तो फिर ये चीज़ें होती हैं। क्योंकि कोई भी मैनिपुलेटर जो है वो देखता है कि वीकनेस क्या है, वो आपकी वीकनेस पे आपको मैनिपुलेट करेगा ना। क्योंकि उसको अपनी बात की चढ़ाई के लिए कोई आपकी कमी चाहिए ही होती है। अगर कोई कमी ना हो तो कैसे कोई मैनिपुलेट होगा, नहीं होगा ना। तो देखते हैं कि हाँ ये इमोशनली इतना ज़्यादा अटैच हैं कि इस रिश्ते के सामने कुछ नहीं बोलेंगे, या इसके खो जाने से इनको इतना ज़्यादा खौफ है कि ये अपनी बात जो है वो बहुत ओपनली करने से गुरेज करेंगे, या अपनी बात पे जो है वो खामोशी इख्तियार करेंगे, फिर ही मैनिपुलेशन होती है ना। तो हमने ये देखना है कि हमने पहले तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। जब हमने देख लेना ना कि ये मैनिपुलेशन जो है ये एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं है जो मेरे इर्द गिर्द हो रहा है, तो क्या ये मैनिपुलेशन है या नहीं है, तो फिर हमने ओवर एक्सप्लेनेशन से अपने आप को स्टॉप करना है। हमने बहुत ज़्यादा जो है वो वजाहतें नहीं देनी है, हमने लंबी लंबी एक्सप्लेनेशंस नहीं देनी है अपनी बात को सच्चा साबित करने के लिए, ताकि हमारी ओवर एक्सप्लेनेशन जो है वो किसी को हमारी वीकनेस ना लगे। इसके बाद फिर हमने ये देखना है कि हम उस बात के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। फिर हमने ये देखना है कि अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो तो यूजुअली हम रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट ये होता है कि हर वो पहली बात जो हमारे दिमाग में आई है वो हमारी ज़ुबान के ज़रिए सामने वाले के सामने आ जाती है, हम बोल देते हैं वो बात। तो हमने वहाँ पे थोड़ा सा रुकना है, पॉज लेना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर हमने उस पर वाइजली रिस्पॉन्ड करना है। और अगले बंदे को वो बात मनवाने की एनर्जी नहीं लगानी है। वो बताना जरूरी है लेकिन मनवाना जरूरी नहीं है वो बात। उसके बाद हमने ये देखना है कि क्या हमने इस रिलेशनशिप के साथ बाउंड्रीज बनाई हैं या नहीं बनाई हैं। हमने, अच्छा आप लोग सब रिज्वाइन कर लीजिए प्लीज। मुनज़्ज़म, मुझे ना इसी हवाले से थोड़ा सा एक सवाल रखना है, आपसे पूछना है। जी जी। मुझे पूछना ये है कि ये जैसे ना मेरी बहन के हस्बैंड बहुत टॉक्सिक हैं, एंड उनका एक ट्रेट ये है, शी अब तो उसने सर्वाइवल मोड में बहुत सारी चीजें सीख ली, हम्म। लेकिन आई वांट हर टू प्रोसीड विद स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। तो हम्म। उसको और उसके बच्चों को ये आइडिया है कि जब बाबा की गलती आ रही होती है, या व्हेन ही कैन नॉट डू थिंग्स एट ही एज ही प्लान्ड और इज ही प्रोमिस्ड, वो हम्म। चीखने चिल्लाने लगते हैं। इससे पहले कि कोई उनकी गलती बताए, वो हम्म। हम पे चीखने लगते हैं, हमारी गलतियां बताने लगते हैं। हम्म। मतलब सब देयर ऑल एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग। बच्चे हम्म। भी ना, बेगम बहुत फरमाइशें कर रही हैं बच्चों के, लेट्स से के यूनिफॉर्म्स आने हैं, एंड ही प्रॉमिस्ड कि बेटा हाँ मैं आई गिव देम टू यू, आई गिव देम टू यू। बट हम्म। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि सबको नजर आ रहा है कि आपका कोई ऐसा मींस नहीं हुए कि आप ये प्रोवाइड कर सकें, तो हम्म। इससे पहले हम्म। कि जो है ना, बच्चा कहे कि आपने प्रॉमिस किया था, अच्छा यूनिफॉर्म नहीं है तो अब हम व्हाट विल वी डू अबाउट इट, जस्ट नॉट टू फील हिज शॉर्ट कमिंग्स, वो हम्म। चीखने चिल्लाने लगता है।
अब हम्म। रिसेंट कल का भी एक मेरी बहन मेरे घर थी, एंड शी डिड एवरीथिंग ऑल सॉर्ट, लेकिन और वो इजाजत लेके बता कर आई थी, उन्होंने उसको रिक्शा में बिठाया तब, एवरीथिंग विद हैप्पी एंड मूड। लेकिन बाद में उन्होंने इतना चीखे हैं, तुम्हें घर का एहसास नहीं, तुम तो बस भागती हो घर से, निकल कर चली जाती हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 4 बच्चों के साथ वो कहीं जाए तो पीछे और आगे सब प्लान करके ना जाए, अपने हम्म। काम करके ना जाए। लेकिन वो बहुत नाराज हुए, बहुत नाराज हुए। एंड व्हेन शी गॉट इन टच विद हर सन के, बेटा क्या हुआ है, घर में हम्म। कोई मसला हुआ है? दो हम्म। बच्चे छोटों के लाए, दो बच्चे घर पे थे। तो कह रही नहीं पापा, यहाँ मम्मा यहाँ तो चिल माहौल है, कुछ भी नहीं है। ही डिडंट से एनीथिंग, ये तो बहुत आराम से जो है, आप आराम से रिलैक्स रहे, आप आराम से आए। हम्म। बेटे ने मदर कंसोल किया कि मम्मा यही लग रहा है कि कोई बिजनेस डील डिडंट गो थ्रू। तो हम्म। ऐसे सिनेरियोज में आई वांट माय सिस्टर टू बी स्ट्रांग। वो बहुत हम्म। स्ट्रांग हो गई, लेकिन ना उसके अंदर एक कड़वाहट, रूडनेस, बदतमीजी वाली स्ट्रेंथ आई है। हम्म। व्हाट आई टू डू इज के वो क्लैरिटी उसके पास है, लेकिन अपना हम्म। रवैया खराब करके वो स्ट्रेंथ ना लाए। हम्म। व्हाट इज कि वो उनकी जवाब को यही टैक्टिक्स रखती है कि एक्सप्लेनेशंस नहीं देना, कोई बात नहीं बोलना, क्योंकि ये मैनिपुलेटर्स जो होते हैं इनकी गलती तो कभी होती नहीं। मतलब हम्म। अगर वो एक जुमला बोल के बता देगी कि ना मैंने ये बात यूं नहीं थी, यूं थी, एंड शी क्वाइटन्स डाउन, शी डजंट गिव ओवर एक्सप्लेनेशंस एंड क्लैरिफिकेशंस, तो वो बाद में मुकर जाएंगे हम्म। कि तुमने तो कहा, चाहे बच्चे सामने गवाह हो। और हम्म। बहुत नॉट मतलब, आई सेड कि मैंने ये तक कहा कि मैंने कहा व्हाई डोंट यू रिकॉर्ड द कन्वर्सेशन एंड ऑल। हम्म। कह रही है ब्लैटेंटली यूं भी मुकर जाएंगे, हम्म। रिकॉर्डिंग्स को भी ब्लैंकिंग कार कर देंगे, हम्म। एंड इट वुड बी अनदर इशू। तो हम्म। ऐसे पर्सन्स के साथ अपनी मेंटल सैनिटी बरकरार रखते हुए, बच्चों को हैंडल करते हुए, मतलब वो लोग बहुत ना पैथेटिक स्टेट में बच्चे और वो रह रहे हैं। हम्म। अच्छा आई एक। समटाइम्स आई आल्सो गो ऑन इफेक्ट कि हम्म। जो है ना यार, किस तरह को एवरी ऑप्शन एक्सप्लोर्ड इज अ डेड एंड। हम्म। बिकॉज चूंकि वो शौहर हैं, वही बात कि वो मर्द हैं, शौहर हैं, उन वो खिला रहे पिला रहे हैं, औरत से दीन क्या कहता है। और वो किसी को निकलने भी नहीं दे रहे। मतलब वो बेटे को बाइक हम्म। नहीं दिला रहे, अपेरेंट ये कि वो बहुत रैश चलाएगा एंड ऑल, ही इज हम्म। एन 18 ईयर ओल्ड, हम्म। और वो नहीं दिला रहे। और सेकेंडली ये कि जो है ना, वो बहन जो है अपने तौर पे निकल कर उसके साथ कहीं चली जाया करेगी, शी वुड गेट एन ऑटोनॉमी, वो हम्म। आजाद हो जाएगी। तो शिकंजे में रखना चाह रहे हैं, हम्म। सब कुछ स्टेज अंडर हिम। एंड आई गेस आप इसकी बिगर पिक्चर खुद देख लेंगी, हम्म। अच्छा हाउ एक। टू हेल्प हिम। हम्म। अच्छा एक तो ये कि उस पर्सन के साथ सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो मैनिपुलेटर है, उसके साथ और भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं जो कि काफ़ी सीवियर हैं। और उन मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ अगर हम उसके सामने रिकॉर्डिंग करके भी रख देंगे तो सीन जो है वो ज़्यादा वर्स होगा, बेहतर नहीं होगा। क्योंकि फिर वो फिजिकल अब्यूज़ और इन चीज़ों की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनके जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो सिर्फ मैनिपुलेटर जो होता है ना, जब आप उसके सामने प्रूफ रखते हैं किसी भी चीज़ का, उसके बाद वो खुद खामोश हो जाता है और फिर वो आपको अवॉइड करना शुरू कर देता है। फिर वो अपनी बात को जो है वो किसी और तरीके से सही साबित करने की कोशिश करता है। वो अपनी बात पे इतनी बुरी तरह जो है वो स्टक नहीं रहता है, इतनी बुरी तरह जो है वो अपनी बात पे जुड़ा हुआ नहीं रहता है, कायम नहीं रहता है। वो अपनी बात को आसानी से तब्दील कर लेता है। वो देखता है कि जिस तरह से हालात जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं, वो वैसे ही अपनी बात को मोड़ लेगा। और उसके अंदर जो है वो एक ख़ास हद तक जो है वो फियर भी होता है। वो आपको जो है वो बहुत हद तक नाराज़ नहीं कर रहा होता, वो बहुत खुल के सामने आके खेल नहीं रहा होता है। वो थोड़ा सा जो है वो आपकी बैक पे अ, खड़ा होके आप पे वार कर रहा होता है। तो मैनिपुलेटर्स ऐसे होते हैं, वो कभी भी आपके मुंह पे आके आपको नहीं कहेंगे कि हाँ ये ऐसे है तो तुम गलत हो, नहीं। वो कुछ लिहाज जो है वो फिर रख जाता है। जब सीवियर मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, जैसे कि आपके इस ब्रदर इन लॉ के हैं, इनके पर्सनालिटी इश्यूज भी हैं, जो कि ऑब्वियसली ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है तो उसमें हम नहीं डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें या तो आपकी सिस्टर को जो है वो किसी थेरेपिस्ट से कंसल्टेशन लेनी चाहिए, क्योंकि उनके हस्बैंड तो डायरेक्टली नहीं जाएंगे
कंसल्टेशन लेने के लिए वो अग्री नहीं होंगे, वो मानेंगे नहीं कि उन्हें किसी भी तरह के मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। तो बहुत सारी ऐसी ट्रेड्स हैं जो बहुत कॉमन पर्सनालिटी ट्रेड्स हम देखते हैं, और ये काफ़ी हार्मिंग हो सकता है। तो यहाँ पे आपकी सिस्टर के अंदर जो कड़वाहट आ रही है, इसका सबब ये है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर चीज़ों को बर्दाश्त करी है और फिर प्रोसेस नहीं करी है। अगर वो वेंट भी करी है तो वो ऐसी जगह पे वेंट करी है जहाँ से उसको मज़ीद एनर्जी लगाने के लिए फोर्स किया जाता है कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें भी ऐसे करना चाहिए। नहीं, उसको ऐसी जगह पे वेंट आउट करना है, ऐसी जगह पे कैथारसिस करना है जहाँ पे वो अपनी सारी पेन को, अपनी सारी तकलीफ को किसी भी डर के बगैर, किसी भी खौफ के बगैर जो है वो रख सके, अपने दिमाग में आने वाली सारी सोचों को भी रख सके। और फिर जब वो हल्की हो जाए तो फिर उसको खुद ऑटोमेटिकली रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। तो जब वो बहन भाइयों के साथ अपनी बात को डिस्कस कर रही होती है, तो बहन भाई क्या कर रहे होते हैं, बहन भाई फोर्स करते हैं कि तुम भी ऐसे करो, तुम ऐसे क्यों नहीं करती हो, तुम्हें भी उसे जवाब देना चाहिए। या हम उसका कैथारसिस पूरा होने से पहले ही उसको अपनी सजेशंस देना शुरू कर देते हैं, या कहीं ना कहीं हम जजमेंटल भी हो रहे होते हैं ना, हम उस पे कोई ना कोई टैगिंग शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह से वो अपनी बात उस तरह से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाती हमारे सामने। इस वजह से भी जो है वो उसके अंदर सप्रेसिव थॉट्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, सप्रेशन जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो खुद कड़वी होना शुरू हो गई है। तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है, चीज़ों को जो है वो प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए तो काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी है कि हम अगर एक ऐसी स्टेट में से गुजरे हैं जो अनहेल्दी है, जो हमारे लिए डैमेजिंग है, तो अपने साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। अब तो ये सहूलत वैसे ही बहुत ज़्यादा आसानी से अवेलेबल हो गई है, बल्कि हम इस्लाम नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से एक कोर्स भी लेके आ रहे हैं, जिसमें हम मतलब 30 डेज का एक कोर्स होगा, जिसमें टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के साथ आपने किस तरह से सरवाइव करना है और किस तरह से इसको मैनेज करना है, वो डेली बेसिस पे इंटरेक्ट करेंगे इस कोर्स में। तो वो भी इंशाल्लाह मैं ग्रुप में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी जो है वो आपको एक सुपरविजन की ज़रूरत होती है, जिसमें कोई सुपरवाइज़र आपके साथ हो जो डेली बेसिस पे आपकी बात को सुने और आपको बताए कि अच्छा कहाँ पे किस मूव को कैसे अक्लमंदी से हमने लेना है, ताकि सामने वाले के मैक्सिमम नुकसान से हम अपने आप को बचा सकें। क्योंकि सामने वाला कभी भी हमें नुकसान देने से गुरेज नहीं करेगा, और ना ही वो बाज आएगा, क्योंकि अक्सर साइकोलॉजिस्ट के पास आने वाले लोग खुद विक्टिम होते हैं। जो दूसरों पे तशद्दुद कर रहा होता है वो साइकोलॉजिस्ट के पास कम आता है, जिस पे तशद्दुद हुआ होता है या जिस पे हो रहा होता है वो अक्सर आता है। तो यहाँ पे फिर हमने मैनेज करना सीखना होता है कि हमने सामने वाले के साथ अगर सरवाइव करना है तो हमने इस रवैये को किस तरह से मैनेज करना है। तो इंशाल्लाह इस कोर्स में जो है वो मैनेजमेंट भी सिखाई जाएगी। अच्छा, ओके। एक जी जी। बात और पूछना चाहूंगी मैं, वो ये कि अ, इसके पास इतनी तक डिफिकल्टी है कि जो ना, ही डजंट लेट हर टॉक टू एनीवन। मतलब करती है, मुझसे भी बात करती है नॉर्मल, लेकिन जो रिलेटिव्स हैं ना, उनसे हम्म तो फिर बात कर लीजिए कि क्या करती है, ये है। लेकिन इस हद तक ये है कि अगर ये कमरे में जाके बात कर रही है तो ही हैज अ वेरी, हम्म जो है ना, हम्म वो बहुत ज्यादा चीखना शुरू कर देते हैं कि इस पे कि इट बिकम्स डिफिकल्ट इफ शी रेजिस्ट, अच्छा मैं फोन रखती हूँ वाला सीन हो जाता है। हम्म या फिर साइलेंसेस हर एंड ऑल, और फोन लेंगे उससे, एंड ही लिसन्स टू हु शी इज टॉकिंग टू जस्ट टू कंफर्म कि ये हम्म जिससे कह रही है उससे बात कर रही है कि नहीं। मतलब शी कांट लाई कि आई एम टॉकिंग टू अम्मी एंड टॉक टू अ थेरेपिस्ट और समवन। हम्म तो अगर ऐसा सिनेरियो है, तो हम्म अगर आपके कोर्स की बात की जाए, तो हम्म। आपके जहन में कोई सिनेरियो आता है कि वो किस वक्त किसी थेरेपिस्ट या किससे कनेक्ट करे? अच्छा है कोई कि इस तरह के जी सिनेरियो? जी। ऐसे लोग जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हम उनके सामने तो ऑब्वियसली थेरेपिस्ट से बात नहीं कर सकते हैं। तो कोई इस तरह का टाइम होता होगा जब उनके हस्बैंड काम के सिलसिले में कहीं बाहर गए होते हैं, या कोई और मीडियम मोबाइल के अलावा, मतलब फोन कॉल के अलावा कोई और मीडियम यूज किया जा सकता है, जैसे टेक्स्ट मैसेज किए जाते हैं, या कोई रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो सकते हैं, या अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप उस वक्त में कनेक्ट कर सकते हैं जब आपका स्पाउस घर पे ना हो। क्योंकि इनके साथ सिर्फ मैनिपुलेटर नहीं है, ये आपको कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं, और इसमें जो शक का एलिमेंट है ये मजीद इनकी पर्सनालिटी में जो चीज़ है उसको वाजे कर रहा है ना। तो ये सिवियर मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं इनके हस्बैंड के।
तो उनकी कोई तो इस तरह का वक्त होगा जब वो मौजूद नहीं होते होंगे, जब वो घर पे नहीं होते होंगे, उस वक्त में थेरेपिस्ट से बात की जाए। पहले से इसमें जो है वो कांटेक्ट किया जा सकता है, टाइम पहले से डिसाइड किया जा सकता है, थेरेपिस्ट को ये चीज़ बताई जा सकती है कि मेरे स्पाउस इस तरह से कंट्रोलिंग है, और वो थोड़ा बहुत टाइम की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको देख लेते हैं। उसमें ज़रूर वो आपको मार्जिन देते हैं थेरेपिस्ट। अच्छा, इसमें बाकी क्वेश्चन आंसर जो है वो हम एंड पे इंशाल्लाह लेते हैं, हम इस वर्कशॉप को कंप्लीट कर लें। हम इसमें बात कर रहे थे कि टॉक्सिक रिलेशनशिप के जो है वो साइन ये हैं कि वो आपको गैस लाइट करता है, आपको मैनिपुलेट करता है, आपको इमोशनली कंफ्यूजन का शिकार करता है। वो आपके अंदर अपनी बातों की वजह से ज्यादा चीख के चिल्ला के, जैसे इसी सीन के अंदर इसी सिनेरियो के अंदर आपने बताया है कि जब वो कोई बात नहीं मानती हैं या वो गलत साबित हो रहे होते हैं, तो वो ज्यादा चीखना शुरू कर देते हैं और पूरा इन्वायरमेंट इतना टॉक्सिक कर देते हैं, इतना उसके अंदर खौफ और डर फैला देते हैं कि सामने वाला जो है वो मजबूरन कि मजीद हालात खराब ना हो उस पे जो है वो खामोशी इख्तियार करने पे मजबूर हो जाता है। तो इसमें क्या है, आप जो है वो फिर उस चीज को अंडरस्टैंड सिर्फ आप कर रहे होते हो, और आप वहां पे एडजस्ट करने की कोशिश करते हो कि अच्छा चलो मैं कोई ना कोई इस तरह की एफर्ट डाल दूं कि हालात मजीद खराब ना हो, सामने वाला जो है वो मजीद गुस्सा ना करे, लेकिन सामने वाला जो है वो अपना सेल्फ कंट्रोल बिल्कुल ही खो देता है। और आहिस्ता आहिस्ता इन सारी चीज़ों को एक लंबे अरसे तक बर्दाश्त करने के बाद ये होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, हम हर बात पे सोचना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये जितने भी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं ये कंट्रोल बेस्ड होते हैं, इसमें जो पार्टनर है वो अ, मना करता है कि अभी ये बिल्कुल सेम जो आपने केस बताया, ये एग्जैक्टली इसकी एग्जांपल है कि इसमें आप अगले बंदे को कंट्रोल करते हो कि तुम ये नहीं पहन सकते, तुम इससे बात नहीं कर सकते, तुम यहाँ नहीं जा सकते, तुम्हारा फलां के साथ ताल्लुक नहीं हो सकता। तो फिर वो इसको नाम देते हैं अपनी केयर का कि हाँ मैं तो आपकी केयर कर रही हूँ या आपकी केयर कर रहा हूँ, मैं तो इसलिए आपको बता रहा था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो है वो इमोशनली अब्यूजिव होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि कोई भी शख्स जो है वो इतना ज़्यादा कंट्रोल तो नहीं बर्दाश्त कर सकता किसी का भी। इंसान की फितरत में नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल बर्दाश्त करे किसी भी शख्स का। उसमें फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो जाती है, वो थकना शुरू हो जाता है, उसका दिल चाहता है कि मैं इस जेल से भाग जाऊं, क्योंकि जेल कितनी भी खूबसूरत हो, चाहे सोने की बनी हो, आप वहां पे नहीं रहना चाहते, जेल तो बहरहाल जेल है ना। तो आपका टॉक्सिक पार्टनर जो है या वो रिश्ता जिसमें आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, वो फिजिकली आपके साथ अवेलेबल रहता है, इमोशनली आपके लिए अवेलेबल नहीं रहता है। वो आपको इग्नोर करता है, वो आपको पनिश करता है, वो आपको डैमेज करता है, वो आपसे बात ना करके आपको सजा दे रहा होता है और आप वो सजा ले रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें हमें उसमें से सिग्नल्स है ना जो हमें बता रहे हैं कि अच्छा ये सारे साइंस हैं कि मैं एक बुरे रिलेशनशिप के अंदर हूँ। इसमें बार बार जो है वो आप लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आप कहते हैं मैं आपको छोड़ के चले जाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, फिर दोबारा इमोशनल अटैचमेंट की वजह से आप जो है वो पैचअप करते हैं, अगेन दोबारा जो है वो एक नई लड़ाई होती है और एक नया जो है वो ब्रेकअप होता है। क्योंकि हम उस शख्स के एडिक्टेड होते हैं ना, या उस रिश्ते से मिलने वाले कंफर्ट के एडिक्टेड होते हैं, या उस चीज के अंदर उस रिश्ते से हमें कुछ ना कुछ ऐसी सोशल बॉन्डिंग होती है कि हम दुनिया के सामने जो है वो उस रिश्ते को तोड़ के उसका बर्डन कैरी नहीं कर सकते हैं। तो कोई ना कोई आपके उस रिश्ते में रहने की सॉलिड रीजन होती है जिसकी वजह से आप बुली हो रहे होते हैं, और फिर आपके अंदर कहीं ना कहीं ये होप भी होती है कि हम सामने वाले को तब्दील कर लेंगे, हमारी मेहनत हमारी मोहब्बत जो है वो तब्दील कर लेगी। अक्सर ये 18-20 साल की एज में जब किसी एक रिलेशनशिप में आते हैं लड़कियां लड़के, तो फिर वहां पे ये चीज़ बड़ी कॉमन देखी जाती है कि हाँ मैं अपनी हिम्मत से जो है वो सामने वाले को बदल लूंगी। या जब नई नई शादियां होती हैं तो अक्सर खवातीन के ऊपर ये बर्डन डाला जाता है कि अच्छा अब तुम आ गई हो ना, तुम अपने शोहर को बदल लोगी, या
अ, अगर कोई मेल भी है तो बाजू का मेल भी इन सारी चीज़ों का शिकार हो रहे होते हैं, खवातीन से जिनमें बीवियों से कम शिकार हो रहे होते हैं इस चीज़ का, वो अपनी माओं से ज़्यादा शिकार हो रहे होते हैं। तो उनको लगता है कि मैं अपनी माँ की जो है वो इज्जत करूंगा, मोहब्बत करूंगा, तो मैं उन्हें बदलने में कामयाब हो जाऊंगा। तो हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे अब जो है वो हम थोड़ा सा इसको काउंट करना शुरू करते हैं कि हमने अपने सेल्फ वर्थ इश्यूज को आइडेंटिफाई कर लिया कि हम अपने आप को जो है वो वर्थलेस फील कर रहे हैं ना। और हम देख रहे होते हैं कि यार हो सकता है बाद में दूसरे, अगर शादी का केस है तो दूसरी शादी में शायद मुझे कोई अच्छा पार्टनर ना मिले। पेरेंट्स का तो कोई नेमल बदल नहीं होता ना। बहन भाई जैसे भी हों, बहन भाई होते हैं, खून के रिश्ते होते हैं, ये बड़ी कॉमन स्टेटमेंट्स हम बोल रहे होते हैं। फिर हम अकेले ना रह जाएं, या हमारी ये तरबियत जिस नहज पे की गई होती है, ये सारी वो चीज़ें हैं, ये सारी वो रीजंस हैं कि हम अपने आप को अलाउ करें हैं कि हाँ हम बुली हूँ। इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा निकलता है कि हम में सिवियर एंग्जाइटी आना शुरू हो जाती है, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, सेल्फ वर्थ के बारे में हमने बहुत ज़्यादा बात की, हमारी इमोशनल डिपेंडेंसीज क्रिएट हो जाती हैं। हम इमोशनली इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि फिर हम ब्रस्ट आउट करते हैं। फिर हमारे मुंह से जो एक कॉमन जुमला जो ये मार्च के महीने में मैंने सबसे ज़्यादा, या 2026 में आने वाले क्लाइंट्स के मुंह से मैंने सुना है, वो ये कि मेरा दिल चाहता है कि मैं इतनी कड़वी बात बोलूं कि सामने वाले को जला के रख दूं। मेरा दिल चाहता है कि मैं अगले बंदे का सर पकड़ के किसी दीवार में मार के उसको बताऊं कि हाँ मैं कितनी तकलीफ में हूं। ये दो जुमले मैंने बहुत ज्यादा सुने हैं इस 2026 में। और यकीन माने ये लोग, ये खवातीन जो मेरे पास आई हैं, इनमें मेल्स भी हैं, कि एक लंबे अरसे तक वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में से गुजरने के बाद ऐसे हो जाते हैं। अब ये कि हमने इसको आइडेंटिफाई भी कर लिया, हमने इसको अंडरस्टैंड भी कर लिया, हमने अपने पैटर्न्स को भी देख लिया, हमने इसकी कॉजेस को भी। अब हमने क्या करना है? अब हमने इसके सोल्यूशन की तरफ जाना है। अब सोल्यूशन क्या है, ये इस वर्कशॉप का सबसे मेन हिस्सा कि सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं। एक तो ये कि हमने रियलिटी को एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये रियलिटी है कि मैं एक बुरे रिलेशनशिप में फंस चुकी हूँ। मैं एक ऐसे रिलेशनशिप में हूँ जो कि मेरे लिए बहुत अनहेल्दी है। ठीक है, इस चीज की एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि हाँ ये चीज खराब है, तो फिर वहां से निकलने के रास्ते भी मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर हम कहते हैं नहीं सब सही है, सब सही है, सब सही है, तो फिर रास्ता तो नहीं मिलेगा ना। फिर तो हमारे अंदर जितनी एनर्जी है वो सारी ड्रेन हो चुकी होगी उस रिलेशनशिप की खराबी की डिनाइल के चक्कर में। क्योंकि बाजू का जो है वो हम अपना रिश्ता इतना परफेक्ट दिखाना चाह रहे होते हैं कि हम कुछ भी गलत जो है वो दूसरों के सामने रखते ही नहीं है। हम जो है वो एक परफेक्ट पिक्चर देना चाह रहे होते हैं। और ये गैस लाइटिंग की एक बड़ी मेन जो है वो एक ट्रेड है इसमें। हम इसको बड़ी तफसील से जब गैस लाइटिंग को पढ़ते हैं तो उसमें ये आता है कि हम परफेक्ट पिक्चर देने के लिए अपनी सारी एनर्जी जो है वो उसकी, उसको फ्लॉलेस दिखाने के लिए, उसके एक्सटर्नल इमेज को जो है वो बेहतर करने के लिए जो है लगा देते हैं। और उसकी असल में रिपेयरिंग कहाँ पे होनी है उसको हम समझते ही नहीं है। फिर हमने क्या करना है, स्टेप 2 पे हमने ये देखना है कि यार मैंने इस शख्स के साथ इमोशनल डिस्टेंस बनाना शुरू करना है। अब इमोशनल डिस्टेंस किस तरह से, कि हमने गैर ज़रूरी वजाहतें नहीं देनी, हमने उस शख्स के लिए बेवजह के इंतज़ार नहीं करने हैं, हमने उस शख्स को मनाने के लिए बार बार मिन्नतें नहीं करनी है, हमने अपनी बात को उसके सामने सच्चा साबित करने के लिए गैर ज़रूरी दलीलें नहीं देनी है। हमने फौरन से हर बात पे जो है वो एक रिस्पॉन्स नहीं देना है। हमने उस वक्त में कुछ मिनट के लिए चुप कर जाना है। उस वक्त हमने थोड़ा सा पॉज लेना है, और वो चंद लम्हे, चंद मिनट गुजर जाने के बाद हमने वन लाइनर या टू लाइनर अपनी बात कम्युनिकेट करनी है, और बस दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं। फिर हमने यहाँ पे गलती हम ये करते हैं कि हम इतनी एनर्जी लगा देते हैं अपनी बात को सच्चा साबित करने के लिए, वो कि बहस में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ हमने ये देखनी है कि सामने वाला चेंज हो जाएगा, पर वो नहीं चेंज होगा। वो एक ही पैटर्न को बार बार रिपीट करता रहेगा। हमें उसके साथ अपने मैनेजमेंट को जो है वो तब्दील करना पड़ेगा।
हमें उसको चेंज करने के लिए एफर्ट लगाना बंद करनी है। हम उसको तब्दील करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हमारी सारी एनर्जी सामने वाले शख्स को तब्दील करने के लिए नहीं है। हमारी एनर्जी इस चीज़ में है कि मैं अपनी बात कम्युनिकेट करूंगी और मैं जो कह रही हूँ या कह रहा हूँ, अगर वो बात सही है तो मैंने उस पर स्टैंड करना, और मेरा एक दफ़ा कह देने के बाद भी उस बात का वही मतलब है, और उस बात को 50 दफ़ा रिपीट कर देने के बाद कहने का भी वही मतलब है। तो फिर मैं वो 49 टाइम्स उसी एक बात को बार बार क्यों बोलूं? बस मैंने एक दफा कह दिया और मुझे खामोश हो जाना है। अब अगला बंदा उसके ऊपर चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बोल रहा है, वो उसका हेडेक है, वो मेरा हेडेक नहीं है। ठीक है। हमने उस शख्स के साथ जो है वो बाउंड्रीज बनाना शुरू करनी है। हमने ये देखना है कि अगर वो पेरेंट्स हैं तो क्या मेरा बाउंड्रीज में ये बाउंड्री भी है कि हमने अपनी बात को बार बार रिपीट नहीं करना है, क्योंकि अगर पेरेंट्स हैं तो हम उनके सामने बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट्स नहीं कर सकते। सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर हम हस्बैंड है या बीवी है उसके सामने हम अपनी बात को बार बार रखते हैं तो हस्बैंड जो है वो फिजिकली अब्यूसिव हो जाता है, औरत जो है वो गालम गलौज पे उतर आती है। तो हमने जो है वो रिस्पेक्टिव वे में अपनी बात कम्युनिकेट करने के बाद जो है वो ख़त्म कर देनी है। उस चीज़ के ऊपर हमने फिर देखना है कि कहाँ कहाँ से मुझे डैमेज मिल रहा है। मैंने वहाँ वहाँ पे अपनी जो है वो बाउंड्री तय करनी है। मैं कौन से ऐसे डूज कर रही हूँ जो मेरे लिए अनहेल्दी हैं, मैंने उन डूज को जो है वो डू नॉट्स में शिफ्ट करना है। मैंने वहाँ पे ब्रेक लगाना शुरू करनी है। ठीक है। अपने आप को जो है वो रीबिल्ड करना है। अपनी सेल्फ को जो है वो रीबिल्ड करने में अपनी एनर्जी लगानी है। अपनी रूटीन में हेल्दी चीज़ें ऐड करनी है। अगर गुस्से में आके हमारे पार्टनर ने खाना नहीं खाया है तो हमने इस गम में जो है वो दो दो दिन भूखे नहीं रहना है। हमने अपने आप को साफ सुथरा रखना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, क्योंकि हमारी अच्छी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो हमारे दिमाग पे अच्छा असर डालती है, अच्छी एनर्जी क्रिएट करती है। तो हमने गम को जो है वो गैर ज़रूरी तौर पे अपने ऊपर तारी नहीं रखना है। हमने उस गम की सैडनेस को अपने अंदर इतना नहीं उतार लेना है कि हम बिस्तर से लग जाएं। ठीक है। अपने आप को जो है वो वर्थलेस नहीं शो कराना है। अपना कोई छोटे छोटे से टारगेट्स रखें, छोटे छोटे से ऐसे गोल्स रखें जिनको आप डेली बेसिस पे अचीव कर सकें। वो आप अपनी रूटीन के हिसाब से, अपने रिलेशनशिप्स के हिसाब से जो है वो सेट कर सकते हैं, जिसमें आपकी ज़िंदगी में क्वालिटी ऐड हो। उस क्वालिटी ऐड होने का मतलब ये नहीं होता कि हमने इर्द गिर्द के लोगों को नेग्लेक्ट करना है। ये छोटे छोटे डिफरेंस जो हैं वो मैं साथ साथ इसलिए बताती हूँ क्योंकि अक्सर हम क्वालिटी ऐड करने के चक्कर में, अपने मी टाइम के चक्कर में दूसरों को निगलेक्ट कर देते हैं। तो भाई दूसरों को निगलेक्ट नहीं करना है, अपने लिए कुछ इस तरह का काम शुरू करना है जिसमें आपकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो। हमने फिर डिसीजन लेना है। हमने फाइनल चीज़ अपने आप से पूछना है कि ये रिलेशनशिप मुझे ग्रो करने से रोक रहा है, मुझे डिस्ट्रॉय कर रहा है, या मेरे अपने पैटर्न्स जो हैं वो मुझे ग्रो करने से रोक रहे हैं और मुझे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अगर तो हमारे अपने पैटर्न्स हैं जो हमें ग्रो करने से रोक रहे हैं तो हमने अपने पैटर्न्स को चेंज करना है। और अगर वो रिलेशनशिप इस हद तक हमारे लिए टॉक्सिक है कि हमारी फिजिकल हेल्थ भी डैमेज हो गई और हमें सुसाइडल थॉट्स आना शुरू हो गए, हमारी जान को खतरा होना शुरू हो गया, तो फिर अगर वहां पे सेपरेट हुआ जा सकता है तो इस चीज को भी जरूर कंसीडर करना है। लोग क्या बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, 4 दिन बोलेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगी। इसका एक छोटा सा आप एक्सरसाइज कर लें कि आप एक कोई भी नोट बुक ले लें, कोई कॉपी ले लें, कोई डायरी ले लें, या मोबाइल पे दो आप कॉलम्स बना लें। उसमें आप एक कॉलम में तो ये लिखें कि अच्छा ये रिलेशनशिप मुझे क्या दे रहा है ना, और वहीं दूसरी साइड पे आपने ये देना है कि ये मुझसे क्या ले रहा है। तो जब हम ये देखते हैं कि अच्छा ये रिश्ता मुझे दे क्या रहा है, मुझे ले क्या रहा, मुझसे ले क्या रहा है, और फिर जब हम उस सर्टन तकलीफ की कैफियत से बाहर निकल जाएंगे तो फिर हमने उस डायरी को एक दफ़ा पढ़ना है। और जब आप थोड़े ठंडे दिमाग से उस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैं उस वक्त इतनी इम्पल्सिव थी, इतनी गुस्से में थी, इतनी जो है वो रिएक्टिव मोड में थी कि उस वक्त तो मैंने ये सारी चीज़ें लिख ली, लेकिन रियलिटी में ये नहीं है। तो आधी से ज़्यादा चीज़ें उस वक्त में निकल जाती हैं। जहाँ पे हम अपने आप पे काम करें, अपने बिहेवियरल पैटर्न्स को बेहतर करने पे काम करें, अपनी डे टू डे लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए कुछ छोटे छोटे गोल टारगेट्स रखें और अपनी सेल्फ को रीबिल्ड करें, तो वो रिलेशनशिप जो है वो एक अच्छे अंदाज से चल सकता है। लेकिन अगर कहीं भी खराबी इस हद तक है कि वहां से दूरी इख्तियार करना ज़रूरी है तो फिर हम दूरी इख्तियार कर लें। लेकिन फिर मैं यहाँ पे ये कहती हूँ, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, में कभी भी रिकमेंड नहीं करती हूँ कि आप जो है वो अचानक से किसी रिश्ते से कट ऑफ कर लें। अगर फिर कट ऑफ कर लिया है तो फिर बार बार जाके हम उसको पोक करें,
अ, अगर हम किसी रिश्ते से दूर चले गए हैं तो हम बार बार चेक कर रहे होते हैं व्हाट्सएप पे इसका लास्ट सीन क्या है, इसने स्टेटस क्या लगाया है, इसने इंस्टाग्राम स्टोरी क्या लगाई है, इसने अगर इनसे हट के देखें तो इसने फलां से क्या बात कही है, अच्छा अब ये अपनी जिंदगी में क्या कर रहा है, ये सारी चीजें नहीं करनी है। और अगर हम रिलेशनशिप से निकल गए हैं तो फिर हमने अपनी एनर्जी इस चीज पे भी नहीं लगानी है कि मैं अगले बंदे को ये साबित करके दिखाऊं कि तुम्हारे बगैर मैं सरवाइव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ और बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। ये क्या है, ये हमारा अनहील्ड वर्जन है। हमारा हील्ड वर्जन ये हुआ कि हाँ, एक रिश्ता ऐसा था जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़राब था, जिसको बेहतर करने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाई, बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन नहीं बेहतरी हो सकी। और मैंने फिर एट द एंड ये डिसाइड किया कि मैंने इस रिश्ते में से निकलना है, और जब मैं इस रिश्ते में से निकल गई हूँ तो वो फिर चैप्टर क्लोज हो गया है, वो वहां पे ख़त्म हो गया है। पर अगर हम इस रिश्ते में रहते हैं तो उसके लिए हमने काफ़ी डिटेल डिस्कशन की है कि हम किस तरह इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए काम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इस चीज़ के साथ इस वर्कशॉप को वाइंड अप करें और फिर हम आपके क्वेश्चंस लेते हैं कि अ, मुझे ये लगता है कि हम टॉक्सिक रिलेशनशिप में इसलिए नहीं रहते हैं कि वो शख्स जो है वो कमज़ोर होता है और हम उसको सही करना चाह रहे होते हैं या हम उसका सहारा बनना चाह रहे होते हैं, बल्कि हम उस शख्स के साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, हमने इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा की होती हैं, इस वजह से हम उस रिश्ते में रह रहे होते हैं। हम तन्हाई से डर रहे होते हैं, हम उस रिश्ते से मिलने वाले बेनिफिट या सुकून या स्टेटस की वजह से जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। तो वो गैर ज़रूरी, वो अनहेल्दी अटैचमेंट हमें उस रिश्ते में रहने के लिए रोकती है। तो हमने उस रिश्ते में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए किस तरह से रहना है। अब मुझे बताएं कि आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गई है। मैंने कोशिश की है कि बहुत आसान अल्फाज में, कोई बहुत पेपर और रिटर्न चीज़ों को जो है वो इसमें ना लेके आ जाए, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस कर लें। अब आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं।